होता है? क्या कॉज है हाइब्रिडाइजेशन होने का? हाइब्रिडाइजेशन आप तो एक तरफ ऐसा बोलते हो कि वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब अपनी मर्जी से बनाया गया कॉन्सेप्ट, आपको जो जो समझ आया आपने बोल दिया। तो फिर अगर वो हाइपोथेटिकल ही था तो आप कैसे इसको मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी में कंसीडर करते हो? एक साइड तो आप ये बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराओगे तो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है, और दूसरी साइड आप ये भी बोल रहे हैं कि वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब उसकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। हाइपोथेटिकल तो यही मतलब हुआ, मुझे कल भगवान दिखे, रात को भूत आया, वो सब हाइपोथेटिकल है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो स्टेबिलिटी में कैसे फर्क ला रहा हो? या किस वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बोलिए जरा कुछ। हाइब्रिडाइजेशन होने के मार्कर किधर है? हाइब्रिडाइजेशन होने के दो रीजन है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना होगा मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। हाइब्रिडाइजेशन के दो कॉज हैं, दो कॉज हैं, या ऐसे बोला जाए दो फैक्टर हैं। दो तो समझ लेते हो ना मराठी, मतलब एवरीबडी यू नो हिंदी ऑल्सो। यस वेदांत राजपूत। दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ता है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन या ये फैक्टर माइनर फैक्टर है, या ऐसा बोलें कि ये अवॉइडेबल है, आप इसे अवॉइड कर दोगे। अवॉइडेबल फैक्टर है, मतलब ये मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर तो दूसरा होगा, क्या है अभी पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि जितने जल्दी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा। फिर भी ये माइनर फैक्टर कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में ही 2 इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट डब्बा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ जंप करा लेते हैं और इनको फिर हाइब्रिडाइज भी करा देते हैं। पी के जो 3 डब्बे थे तीनों में एक एक अनपेयर्ड, और हाइब्रिडाइज करा देना मतलब चारों ऑर्बिटल एक से कर लेना। एक एस ऑर्बिटल मिल रहा है और दो टू पी के 3 ऑर्बिटल और 2s का एक ऑर्बिटल। तो इसको जब मिक्स्ड करोगे तो एक एस और 3p वाला कैरेक्टर हर एक ऑर्बिटल में आ गया। sp3 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 sp3, बोलो हाँ ना। तो जैसे ही ये जो sp3 वाले 4 अनपेयर डब्बे बने, अगर ये बाकी 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले तो ये मीथेन बना देगा, और ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया मीथेन, जिसका हाइड्रोजन sp3 है। शब्दों को सुनिए, काफ़ी हाई लेवल केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। इसलिए आप घर जाके एक बार रिकॉर्डेड पूरा सुने और शब्दों को लिखें कहाँ क्या बोला गया। अब देखिए, ये जितने जल्दी हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब ये दोनों मिक्स्ड होना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एस और पी का मिक्स्ड होना इज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। चारों आइडेंटिकल ऑर्बिटल हो गए, तो इसको हमने बोला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल।
जितने जल्दी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, जितना अच्छा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा मॉलिक्यूल्स उतना स्टेबल होना चाहिए। बोलो हाँ ना। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ये मेन फैक्टर नहीं है, ये अवॉइडेबल फैक्टर है। हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। मेरी बात समझ पाए हो क्या? इस पे आपका कोई काउंटर वैलेंस सवाल हो तो पूछ लें। और बाकी जो मेन रीजन है दैट इज स्टेरिक स्टेबिलाईजेशन। स्टेरिकली मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाए, इस वजह से इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोलो कितने लोग समझ पाए? ये आपको एक बार में डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। आप हजारों लेक्चर देखोगे तो ऐसा नहीं आपको मिलेगा, इसलिए आपको तुरंत ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। थोड़ा सा हाई लेवल है, ईच पॉइंट का क्लियरिटी है। सर इतना नीट के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? देखिए नीट देना है, डॉक्टर बनना है, कोई झोला छाप एग्ज़ाम नहीं होता है वो। उसके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चंस के आंसर तभी निकाल पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इधर उधर से यूट्यूबर से आप रट सकते हो तो आप फॉलो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रटने में हज़ारों टाइम पढ़ना पड़ता है। तो बेटर है कि एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते जाएंगे और आप अच्छा कर लोगे। हाई लेवल बोलने का ये मतलब है कि हर एक शब्द को मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं ये भी बोल सकता कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जैसा वर्ड होते हुए भी कोई दूसरा स्टेबलाइजेशन आ गया, दैट इज स्टेरिक स्टेबलाइज। बेशक आप ये वर्ड याद ना रखें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन कराने का रीजन ही है कि उसमें वंडरवॉल रिपल्सन मिनिमम लगे, उसमें स्टेरिक रिपल्सन मिनिमम हो। बोलो हाँ ना। फर्स्ट पीपीटी का स्क्रीनशॉट किया क्या? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एक बार सुन लीजिए, इसका आपको मजा आ जाएगा, 5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सुनिए जरा, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम पढ़ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है उसका रीजन आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल्स स्टेरिकली स्टेबल होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इन केस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो ये 1s2 था, ये 2s2 था, ये 2p2 था, ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 डब्बे में 1, और ये तो एक्साइटेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जैसे ये एक्साइट करा दिया और इसके लिए ऑटोमेटिक नेचुरल एनर्जी थर्मल एनर्जी से ये हो जाता है। दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं करता तो ये जो तीनों p के ऑर्बिटल हैं, p में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ ऐसे तीनों एक्सिस पर होगा, px, p बाई pz, और तीनों ही एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। अरे बोलो हाँ ना, में 3 ही एक्सिस होते हैं। तो जब कार्बन से आने वाले जो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये 90 डिग्री से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि मीथेन में 90 डिग्री होता है। अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए होते, 2s अलग होता और 2p ऑर्बिटल अलग होते, तो p के जो तीनों ऑर्बिटल हैं वो px, py और pz पर थे, जहां पर सामने से कोई s ऑर्बिटल आता, हाइड्रोजन एटम का आता, और वो ऐसे बॉन्ड बनाता। बोलो हाँ ना।
अगर ये 90 डिग्री का एंगल रखेंगे तो रिपल्सन के चांसेस ज़्यादा है, और किसी ग्रुप की साइज की वजह से रिपल्सन होना, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्सन। ये ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ाया, बोलो हाँ ना। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते, ऑर्बिटल को मिक्स्ड नहीं करते, तो जो पी के ऑर्बिटल थे वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे एडजस्ट रहते, तीनों एक्सिस में होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, जो कि आपस में 90 डिग्री पर है। और हाइड्रोजन जैसे एटम का अगर रिपल्सन चालू होता, तो जब आप किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को लिखते, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें क्लोरीन की तो काफ़ी भयंकर बड़ी साइज है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन करेगा, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है। अरे बोलो हाँ ना। तो इस रिपल्सन को बचाने के चक्कर में, इस रिपल्सन को अवॉइड करने के चक्कर में ये ऑर्बिटल मिक्स्ड हो जाते हैं, और इस बार चारों ऑर्बिटल आइडेंटिकल हो गए। और मिक्स्ड होने से एक एस और 3p का कैरेक्टर हर एक ऑर्बिटल sp3 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 sp3, और आपको पता है कि s कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बोलो हाँ ना। जैसे मैं आपको बोलूं sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% s कैरेक्टर 50p, इसलिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ये तो रटे हो कि नहीं रटे हो, ये तो जानते हो ना पहले से। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले प्योर पीपी के ऑर्बिटल थे, जैसे ही वो s के साथ मिक्स्ड हो गए, सारे ही ऑर्बिटल sp3 sp3 sp3, और वेक्टर मिलने से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री की जगह 109 डिग्री हो गया। दैट इज मीथेन में 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री होता है। मतलब पहले जो 90 डिग्री पे दोनों हाइड्रोजन थे, अब वो पहुंच गए 1093। तो यहाँ पे रिपल्सन के चांसेस ज़्यादा थे, अब ये चेंज होके हो गया 103 109 डिग्री। इसका मतलब अब दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन कम, और ये रिपल्सन किसने अवॉइड कराया? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने। इसलिए इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। बोलो कितने लोग मेरे ये वर्ड समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? व्हाई हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस? Is this concept you know earlier? No at all. जी सर, इंस्टीट्यूट से तो निकल गया सर। हाँ सर, मेरा तो सेम नया चैप्टर चालू हुआ है, और एक्चुअली मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि नवंबर 5 नवंबर तक हम 3 चैप्टर वाइंड अप करेंगे, ताकि सिलेबस खींचे। जी बताइए सर, अगर अलग करने का कोई प्लान हो तो। जी बोलिए, समझ आ रहा है? सुनाई दिया क्या? हाइब्रिडाइजेशन होने का क्या रीज़न था? वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? मुझे लग रहा आपने पहली बार ये सुना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होने का रीज़न स्टेरिक हिंड्रेंस था, वरना आप ये बोलते बॉन्ड स्टेबल हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, स्टेबल हो। लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको रियलिटी बताया कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते तो ये पी के ऑर्बिटल 90 डिग्री पे जो तो कंपाउंड का बॉन्ड एंगल भी 100 I मीन
90 डिग्री ही होना चाहिए था, 109 कैसे हो जाता? आर यू गेटिंग मी और नॉट? इट्स इंटरेस्टिंग टिल ऑल राइट। स्क्रीनशॉट किया क्या, या आप रिकॉर्डेड देखिए और फिर से करिए। तो मैं एक बार अब ये लिखना चाह रहा हूँ, ये सब इतने पॉइंट आपको ज़रूरत तो नहीं होते, फिर भी आप रिप्रेजेंटेशन सीखें। आप इसका 30% भी गेन कर जाओगे, मुझे दिक्कत नहीं है। ये p ऑर्बिटल है, जब ये किसी s ऑर्बिटल से मिक्स्ड होगा और s और p के मिक्स्ड होने को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और बनने वाले नए ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो मैं फिर से एक बार p ऑर्बिटल को ऐसे बनाया, मान लो एक माइनस एक प्लस, और ये एक s ऑर्बिटल है जो कि सेम फेज है, तो ये दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव फेज करेंगे, सेम फेज के हैं, और ये ऐसे कोई नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दे। जो फूला हुआ लोब है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं या हाइब्रिड लोब बोलते हैं, और जो ऊपर वाला छोटा सा पार्ट बचता उसको एंटी बॉन्डिंग लोब बोलते हैं। बोलो हाँ ना? ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की गई, बस आपको एक बार लिख रहा हूँ ताकि आप जब भी फ्री टाइम मिले देख सकें, नोट्स बनाएं। हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा सुनो। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो ये px ऑर्बिटल था और ये py था, और आपस में 90 डिग्री होगा, इधर कोई pz भी होगा। लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या फ़ायदा हुआ? जो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था वो कुछ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री पे पहुंच गया, क्योंकि सारे sp3 बोल रहे हैं, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, और कोई z एक्सिस होगा। तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से यहाँ जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जोड़ोगे उनमें रिपल्सन घट गया, मतलब मॉलिक्यूल्स स्टेरिकली स्टेबल हुआ। बोलो हाँ ना? गेट इट और नॉट? चलिए सो यहाँ तक जो हमारा रीज़न था वो आपको बता दिया गया कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट टू मेक कंप्लीट ऑक्टेट, is not to make the strong bond, is not to make the stability of the molecules. The overall stability of molecules is depend over steric repulsion, और steric repulsion reduce तभी होगा जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल तभी बढ़ेगा जब S का कैरेक्टर यूज किया जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते थे। नाउ कम टू, एक बार हम लोग कार्बन के बारे में ये लोग उसको फटाफट समराइज करें शॉर्ट में, और फिर हम अमोनिया का डिस्कस करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो ये लिखते हैं 2s2, p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में एक इधर और p में 3। अब इधर से मैं एक नया वर्ड बोल रहा हूँ इसलिए मैंने ये बोला, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल। आपसे जो मैं सवाल करता था कि क्यों s ऑर्बिटल p से मिक्स्ड होगा और क्यों p ऑर्बिटल s से मिक्स्ड होगा, ये शब्द बोलते थे ना हम, और इन्हीं की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे। तो मेरा सवाल यही है कि क्यों s एंड p ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड कर रहे हैं, उसके कोई फायदे गिनाइए। तो मैं ये बोलूँगा कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से इसलिए मिक्स्ड होने गया क्योंकि जैसे ये मिक्स्ड हो जाएगा ये सारे ही ऑर्बिटल sp3 बन जाएंगे। इसका मतलब
एस ऑर्बिटल को ये फायदा हुआ कि उसके साथ पी ऑर्बिटल मिक्स्ड हुआ और पी कैरेक्टर मिल जाने से डायरेक्शनल कैरेक्टर आ गया और डायरेक्शनल कैरेक्टर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। डायरेक्शनल कैरेक्टर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो डायरेक्शनल कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट आंसर फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना। मेरी बात समझ पाए हो क्या? आप ये बोलोगे और ये लिखोगे आप लोग, वरना सब भूल जाओगे। दोबारा लिखना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से मिलने का, मिक्स्ड होने का इसलिए चाह रख रहा था, इसलिए डिमांड कर रहा था कि उसके पास पी कैरेक्टर आ जाए। और पी कैरेक्टर मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर आ जाए, और डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब ओवरलैपिंग के चांस बढ़ना, और ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बोलो हाँ ना। सो वाई द एस ऑर्बिटल वांट टू मिक्स्ड विथ पी ऑर्बिटल, दिस रीजन इज क्लियर और नॉट? एस से क्या फायदा हुआ? अब हम लोग ये देखते हैं पी ऑर्बिटल क्यों एस से मिक्स्ड हुआ, पी को क्या फायदा हुआ। तो एक्चुअली हम ऐसा जानते हैं कि नीचे 2s ऑर्बिटल है और अबव रूल से पढ़े होगे, फिर 2p होता है। ये जो आप फिलिंग करते हो 1s देन 2s देन 2p देन 3s, इसका मतलब 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लो है और 2p की एनर्जी हाई है। तो ये p ऑर्बिटल इसलिए s से मिक्स्ड होने गया कि इसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाए, कुछ एनर्जी s ऑर्बिटल के अंदर चली जाएगी और ये s ऑर्बिटल की तरह p ऑर्बिटल गोल मटोल हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जिससे एनर्जी, जो हाई एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल है वो कुछ s में चली जाएगी, खुद की एनर्जी घट जाएगी। सिस्टम की एनर्जी घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से क्यों मिलना चाह रहा? ताकि उसमें p कैरेक्टर आ जाए, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट बढ़ जाए, ओवरलैपिंग के चांस बढ़ जाए। p क्यों s से मिलना चाह रहा, क्यों जुड़ना चाह रहा? ताकि ये s ऑर्बिटल की तरह p ऑर्बिटल भी गोल मटोल हो जाए। इसका मतलब खुद की एनर्जी इंक्रीज हो जाए। बोलो हाँ ना। 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होना, स्टेबिलिटी का बढ़ना, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ना। बोलो हाँ ना। तो दोनों को फायदा था। एस पी से मिलना चाह रहा था और पी एस से मिलना चाह रहा था। दोनों को ही फायदा है। मीथेन वाले केस में या हाइड्रोजन वाले केस में एस पी से मिला और 3 पी थे, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से पूरे मॉलिक्यूल्स का कल्याण हो गया, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसलिए मीथेन में sp से भी मिला और ps से भी मिला। बोलो हाँ ना। तो साइंस के वर्ड्स में कैसे बोलोगे? एस पी से मिला, पी एस से मिला, दोनों के इंडिविजुअल रीजन मैंने आपसे बोल दिए। पी ऑर्बिटल इसलिए मिला ताकि अपनी खुद की एनर्जी, अपनी पी ऑर्बिटल की एनर्जी रिड्यूस कर पाए, घटा पाए। और रिड्यूस कैसे करेगा? एस को डोनेट करेगा और फिर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। अब ये आइडेंटिकल है, एस कैरेक्टर भी है और पी कैरेक्टर भी है, तो दोनों में पहले अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर थे। हाइब्रिड एक अच्छी चीज प्रिपेयर कर ली जो कि इंडिविजुअल, वैसे मैं ये बोल चुका था 2s की ओवरलैपिंग, 2p की ओवरलैपिंग, sp3 की ओवरलैपिंग इज बेटर देन अपने इंडिविजुअल ऑर्बिटल। तो इसका ओवरलैपिंग के चांस बढ़ गए, इसके बॉन्ड बनाने के चांस बढ़ गए, एनर्जी डिक्रीज कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंगल भी बढ़ा दिया क्योंकि p को, जो p ऑर्बिटल था
जो 90 डिग्री पे थे, एस कैरेक्टर लेते ही 109 डिग्री पे पहुंचा और मीथेन का कल्याण हो गया। बोलो हाँ ना। तो हम लोग ये बोलेंगे एस पी से मिला और पी एस से मिला, इससे स्टेरिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई मॉलिक्यूल्स की, और स्टेरिकली स्टेबिलिटी की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन किया। बोलो कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो। एक बार जरूर रिवाइज करना, बहुत कुछ मैं बोलता हूँ और उतना तुम्हारे दिमाग में रुकेगा नहीं। बोलो कोई भी डाउट है तो पूछो। इट इज क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट रिगार्डिंग क्यों मिक्स हुआ, क्यों मिक्स नहीं हुआ, क्यों हाइब्रिडाइजेशन कराते, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बॉन्ड एंगल बढ़ा देगा? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? चलिए, सो मूव टू द नेक्स्ट इज अमोनिया। जो आप लोग वैसे ही महाज्ञानी हैं, आपसे अगर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन मैं पूछूं तो आपको कुछ एक सेकंड ही लगेंगे और आप मुझे तुरंत आंसर बता देंगे कि सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 है। आपको इतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने बोला, लेकिन एक भी सवाल पूछ लिया तो आप नहीं बता पाओगे। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा मोर देन 35 मिनट्स, तो कुछ तो चीज़ें डिफरेंट होंगी तभी तो आपको मज़ा आएगा, तभी तो आप एडवांस जैसे एग्ज़ाम में चीज़ें समझ पाओगे। और एडवांस की तैयारी करना मतलब मेंस खुद ही अंडर 1000 आ जाएगा। मेंस की तैयारी करोगे तो बोर्ड पे आ जाओगे, और बोर्ड की करोगे तो बैक आ जाएगी। चलो काम की बात चालू करते हैं। अमोनिया के केस में, अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में तीनों ही डब्बे में एक एक अनपेयर्ड है। 2d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो ये लिखा है 2s और ये 2p। ये जो ग्राउंड स्टेट है वही एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहीं जा ही नहीं पाएगा। बोलो हाँ ना। इसका मतलब मैं आपसे सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि सर यहां पर 2s का इलेक्ट्रॉन तो 2p के साथ मिक्स्ड होगा ही नहीं, या आगे कहीं जंप होगा नहीं। अगर मिक्स्ड नहीं हुआ तो यहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। अरे भैया ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा नहीं, ऑलरेडी एक एक अनपेयर्ड है। तो जब ये ऑलरेडी एक एक अनपेयर्ड है तो P के पास 3 हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जाएं और नाइट्रोजन से एक PX से, एक PY से और एक PZ एक्सिस से तीनों ही हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएं, और अमोनिया का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन P3 होना चाहिए। जब ये मिक्स हुआ ही नहीं एस से, तो P से ही डायरेक्ट जाके तीनों हाइड्रोजन जुड़ गए और P3 होना चाहिए। अरे बोलो हाँ ना। तो कैसे आप रटे हुए आंसर से सेटिस्फाइड रहते हो कि sp3 आ गया? आप तो ये सवाल उठाओगे सर ये तो ऑलरेडी कंप्लीट फील्ड है, जब ये आगे p के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ही नहीं रहा तो कैसे मिक्स्ड हुआ? और जब मिक्स्ड ही नहीं हुआ तो s कैरेक्टर मिला नहीं, तो केवल p के जो 3 एक्सिस होता है px py, तो वहीं पर जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एक्सिस पर हैं, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल 90 ही होना चाहिए। तो क्यों आप 107 डिग्री रटा देते हो? क्यों हाइब्रिडाइजेशन sp3 रटा दे रहे हो जबकि देखने में तो p3 आ रहा है? बोलो कुछ महाज्ञानी इंसान लोग, पढ़े लिखे हो आप लोग, तो पहले से पढ़ा हुआ है ये सब। फटाफट बोलो जरा। अथम
ऋषभ, चार चार टीचर से आप तो पढ़ के बैठे हो केमिकल बॉन्डिंग। नहीं पढ़ाया है तो आपके दिमाग में तो ये सवाल आने चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, नीट या जेई में उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो पढ़ते टाइम 50% क्वेश्चन कंटेंट में रेज करें, अराइजेस करें, ऐसा क्यों नहीं है। तो 50% आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज पढ़ के आंसर दोगे। 100% किसी भी प्रीवियस ईयर से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, क्वेश्चन तो नए आते हैं। और आपकी खोपड़ी बंद है क्योंकि आप कोई सवाल नहीं सोचते हो, आप थ्योरी अलग पढ़ते हो, क्वेश्चंस के आंसर अलग याद करते हो बोर्ड की तरह। बोलो हाँ ना। तो दिमाग को चालू करिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो तब तो ये 107 वाट जो भी आएगा वो चलेगा। सर एस की एनर्जी पी से कम कैसे होती है? आप वो रूल बताओ जरा, किस तरीके से लिखा था आपने? 1s 2s 2p 3s 3p इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही है या फिर डिक्रीजिंग है, या मैंने गलत बोला? सवाल पूछो जरा, किसने पूछा है फटाफट आंसर दो। 1s 2s 2p अथंग त्रिवेदी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मतलब 2s की कम होगी 2p की ज़्यादा होगी। अब रीज़न समझ लो, क्योंकि आपको कुछ भी पढ़ाओ सब नया लगता है। आपको ऐसा बोलना है 2s की एनर्जी 2p से कम इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस के 2s पास होगा, तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का प्रोटॉन है उसमें चार्ज अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन होना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन मतलब इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो 2s की एनर्जी कम बची, 2p की ज़्यादा हो गई। सर वो रूल क्या है बताओ? रूल फुल मुझे नहीं पता, n+l रूल होता है। रूल वूल मैं नहीं पढ़ता, मैं तो लॉजिक पढ़ता हूँ। बोलो अभी कोई दिक्कत? 2s की एनर्जी कम है 2p की ज़्यादा है, ये समझ आया? मैं रूल कुछ बोला ही नहीं, मैं कहाँ रूल बोला? आफ्वाव रूल, हाँ। तो पढ़ो यार, ये सिंपल सिंपल एनसीईआरटी के शब्द नहीं पता है, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग? हवाबाजी मत करिए वरना रैंक आएगी 1.5 लाख। ना एनआईटी मिलेगा, ना आईआईटी मिलेगा, ना ही प्राइवेट मिलेंगे। आफ्वाव रूल इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, और 10th में पढ़ा है। 4-5 जगह पढ़ने के बाद भी अगर आप वाव रूल जैसी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, इट्स अ मैटर हाउ टू इम्प्रूव रैंक। चलिए पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप वाव रूल ने। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये सब आप वाव ने बताया हुआ है, और इधर उसकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ मैं उस टॉपिक को टच करता। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरे जो सवाल हैं अमोनिया को लेके वो फटाफट बता दो, बोलो कुछ कुछ। बोलिए प्रभु लोग, बोलना सीखिए। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ये लिखा है 2s2 और ये 2p3। इधर आपको ये बोलना है s ऑलरेडी स्टेबल है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में नाइट्रोजन पे लिखते हैं हम लोग अमोनिया के केस में। अब मेरी बात सुनो, यहां s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से मिक्स्ड नहीं होना चाह रहा, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड करना या मिक्स्ड होना नहीं चाह रहा है। ये बात तो समझ गए? लेकिन p ऑर्बिटल s से मिक्स्ड होना चाह रहा, s अगर नहीं चाह रहा
फिर भी p ऑर्बिटल हाथ पैर जोड़ के जाएगा कि s ऑर्बिटल आप मेरे से जुड़ जाइए, चिपक जाइए, हाइब्रिडाइज हो जाइए, ताकि मैं स्टेरिकली स्टेबल हो सकूं। अदरवाइज मेरे आने वाले जो भी एटम जुड़ेंगे वो 90 डिग्री से जुड़ेंगे और मैं स्टेरिकली अनस्टेबल रहूँगा। ये आपस में धक्के मारेंगे और पूरा मॉलिक्यूल्स बर्बाद हो जाएगा। अमोनिया के केस में या नाइट्रोजन एटम के केस में हाइब्रिडाइजेशन के लिए केवल p ऑर्बिटल डिमांड कर रहा है कि s ऑर्बिटल साहब मेरे से जुड़ जाइए ताकि मुझे s कैरेक्टर मिल जाए, सारे sp3 बन जाएं और s कैरेक्टर मिलने से जो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था वो ग्रेटर देन 90 हो जाए। बोलो हाँ ना। ये वर्ड समझे हो कि नहीं समझे हो? क्या बोला, ये वर्ड समझे हो कि नहीं समझे हो? इसलिए p ऑर्बिटल हाथ पैर जोड़ते हुए s ऑर्बिटल के पास जाएगा कि आप मेरे से जुड़ जाओ, मतलब मुझे कुछ s कैरेक्टर मिल जाए और s कैरेक्टर मिलने से मेरे जो बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 90 डिग्री था वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए और उसका मतलब मॉलिक्यूल्स स्टेरिकली स्टेबल हो जाए, स्टेरिक रिपल्सन डिक्रीज हो जाए या स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो जाए। इतने पास जो था आपस में धक्के मार रहे थे, अब वो दूर दूर चले गए, धक्के नहीं लगेंगे, स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सवाल ये उठेगा कि सर एस क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एस तब जाता जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होता या पी में कोई अनपेयर्ड होता, ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलो हाँ ना। तो किसने पूरी रिक्वेस्ट की? केवल पी ऑर्बिटल ने, और आगे चल के ये हाइब्रिडाइज हो गए और जैसे ये हाइब्रिडाइज हुए, देखो जरा फिर से देखो नाइट्रोजन के केस में मैं इकट्ठा लिख रहा हूं यहां पर। ये जो लोन पेयर था वो 2s2 वाले थे और ये 3 p ऑर्बिटल थे, लेकिन जैसे ही सारा इकट्ठा लिख दिया गया तो सभी को sp3 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 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोला गया। अब जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो चारों ऑर्बिटल लमसम एक से हैं, प्योर तो नहीं है, यहाँ पर एक एक अनपेयर्ड है, एक एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन आएगा और बॉन्ड बनाएगा और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड 90 डिग्री से ऊपर बना होगा। ये जो था इसने तो कोई हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं किया, इसका मतलब ये लोन पेयर हो गया, और बाकी जो तीनों हैं ये हाइड्रोजन के साथ sp3 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 ऑर्बिटल में हाइड्रोजन चिपक गए। अगर अब ये sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल ये तो श्योर है कि ग्रेटर देन 90 होगा। बोलो हाँ ना। अब ये 107 डिग्री कैसे हुआ? क्यों ये मीथेन की तरह 109 डिग्री नहीं है? और आपको ये आंसर रटवा दिया जाता है कि लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से 109 से घट के 107 हो गया। लेकिन आप तो उल्टा ये सवाल पूछिए कि सर यहाँ तो सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, तो अब तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर जैसा ऑर्बिटल थोड़ी ना रहा। जब ये चारों चार ऑर्बिटल sp3 पढ़े जा रहे हैं, ये लोन पेयर भी sp3 ही ऑर्बिटल में है, तो आप ऐसा उल्टा सीधा जुर्म क्यों कर रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि सब खोपड़ी से ऊपर उड़ रहा है? ये बोल देना कि अमोनिया में एक लोन पेयर था इसलिए बॉन्ड एंगल 160 डिग्री हो गया, ये केवल 12th बोर्ड वालों के काम का था। रियल आंसर जेई और नीट का
आप तो ये बोलोगे कि सर आप तो हाइब्रिडाइज करा लिए, जब सारे ऑर्बिटल को आप आइडेंटिकल पढ़ रहे हो तो क्यों लोन पेयर को आप अलग से पढ़ रहे हो, क्यों लोन पेयर रिपल्सन धक्के मार रहे हो, जबकि इस बार तो आप बोल चुके हो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन चुका है। बोलो हाँ ना, मेरे शब्द समझ आ रहे या बाउंस उड़ रही, हिंदी समझ आ रही, सब लोग बोलें। तो अब आप आंसर बताओ, इज दिस थिंग्स विल बी क्रिएटेड इन योर माइंड, जो कि माइंड आपका नहीं है। वेरी कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन इन यू गाइज, लेकिन ये सवाल उठना चाहिए कि सर लोन पेयर का धक्का इज नॉट द रियल आंसर, लोन पेयर तो बचा ही नहीं, वो तो खुद जाके, चलिए वो बॉन्डिंग में नहीं गया, आप लोन पेयर जैसा शब्द बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ एस कैरेक्टर 25 पी 75 तो सभी के साथ सेम कहानी ही है। तो अब इस बार आप अलग से कहानी क्यों बना रहे कि लोन पेयर का धक्का लगा। धक्के तो आपको लग रहे होंगे कि आप कैसा केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे और पहली बार शायद आप ऐसा सुन रहे होंगे, या इतने क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ, अदरवाइज अब तक तो तुम अमोनिया क्या हजारों मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बैठ जाते, केवल मनगढ़ंत कहानी डालते। एन का साइज सी से बड़ा है, अरे प्रभु क्या किया जाए तुम लोगों के साथ। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, इधर से इधर जाने में साइज घटती है प्रभु, तो क्यों उल्टा बोल रहे हो, सीधा बोलो सीधा। कार्बन की साइज बड़ी है, नाइट्रोजन की छोटी है, उल्टा फुल्टा मत बोलो वरना ये एग्ज़ाम तुमको बाहर निकाल देगा। नाइट्रोजन का साइज सी साइज से बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज कार्बन से बड़ा है। कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सा अफीम यूज़ करते हो। नाइट्रोजन का साइज कार्बन से छोटा है ऐसा बोलना चालू करो। 5 से 6 महीने के बाद एग्ज़ाम में 12th में होते हुए ये शब्द इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बोलो जरा, अब मेरी बात सुनो, मैं रीज़न पे आता हूँ। आप ये बोलोगे, मैं न्यू स्लाइड पे जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करिए या रिकॉर्डेड को देखिए दोबारा और एक एक शब्द लिखिए। अब मेरी बात सुनो, आप ये बोलोगे कि सर कार्बन जो मीथेन में लिख रहे थे हम लोग, वो ऐसा था 2s में एक इलेक्ट्रॉन और p में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर का एक जंप होके इधर गया, इसलिए ये लोग हाइब्रिडाइज करके तीनों ऑर्बिटल ही आइडेंटिकल बना दिए। अब ये s s s s एक s 3p सभी के पास इक्वल s और इक्वल p कैरेक्टर है। शब्द सुनो, हर एक डब्बे के पास 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर है, बट नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है प्रभु। सुनो जरा, 2s2 2p3, इधर s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में एक एक अनपेयर्ड है, ये जाके इससे केवल चिपका है, टच हुआ है, ये इससे पूरी तरह मिक्स्ड नहीं हुआ। बहुत ही हल्के मन से, बुरे मन से S इससे केवल चिपका हुआ है, S ने अपना पूरा लोन पेयर इसको डोनेट नहीं किया। मतलब इस डब्बे में sp3 हाइब्रिडाइज में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 25% से ज़्यादा है, तो P कैरेक्टर लेस देन 75 होगा। लेकिन बाकी मेरी वर्ड समझ पाए हो क्या? यहाँ तो देखो चारों एक से लग रहे, एस ने अपना एक जंप कराया, सारे ही एक एक अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। यहाँ ये जो 2s2 था और ये 2p3 था, मिक्स्ड होने के बाद तो इसे 2s2 नहीं पढ़ोगे, सबको sp3 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 पढ़ा,
लेकिन इसने जो 2s2 के इलेक्ट्रॉन हैं बहुत थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन ही p को दिए, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अपने डब्बे में रखे, मतलब इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया और बाकी इन तीनों ने एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। तो यहाँ s कैरेक्टर 25 से ज़्यादा है और ये जो 3 sp3 ऑर्बिटल हैं इसमें s कैरेक्टर लेस देन 25% है। तो जहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो अमोनिया के केस में ऊपर लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये जो 109 डिग्री मीथेन में आप पढ़ते थे वो घट के 107 डिग्री हुआ। मेरे जेन्युइन आंसर समझ पाए? और अगर नहीं समझ पा रहे तो आप वही पढ़ो कि लोन पेयर ने धक्का मारा नीचे आ गया। Are you clear with the answer? Everybody tell me yes, no. आपको ये बोलना है कि सर जो 2s sp3 बना उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, खुद के ही 2s के इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इधर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इनको जो sp3 देगा उसमें ये s कैरेक्टर कम होगा। ये वाला s 25% से कम है, 25% से कम है, इसका मतलब कि जैसे मीथेन में सारे ही इक्वल आइडेंटिकल sp3 थे इसलिए बॉन्ड एंगल भी हर जगह इक्वली 109 था, लेकिन यहाँ 109 से डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि इधर जो sp3 है वो s कैरेक्टर लेस देन 25% है और अगर ये 25% से कम s है तो जितना s कम होगा बॉन्ड एंगल भी उतना कम होगा। बोलो हाँ ना। खोपड़ी में कुछ पेनिट्रेट किया या फिर बहुत ही बाउंस कर गया? सर एस कैरेक्टर के ज़्यादा होने से क्यों कम होता है? अथंग क्या कम होता है? एस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, क्या कम होता है बताओ? अमोनिया का बॉन्ड कार्बन से वीक होंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड वीक होगा। डेफिनेटली नाउ दिस पॉइंट इज करेक्ट। ऋषभ आर यू गेटिंग मी? NH3 का बॉन्ड वीक है CH4 से, पोलराइजेशन ज़्यादा, किसी एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, मतलब वो टूटना जल्दी पसंद करेगा। ओके नाउ इट इज़ क्लियर। फिर से सुनो यार, बहुत ही कमज़ोर दिमाग के इंसान हो आप सब। फिर से सुनो, मैं एक बार मीथेन लिख रहा हूँ। मीथेन में तो चारों ही sp3 आइडेंटिकल थे, बोलो हाँ ना। सभी के पास एक एक अनपेयर्ड था, एक एक हाइड्रोजन एक सा लग रहा है, लेकिन अमोनिया में तो ऐसा नहीं है यार, ये तो आप समझ रहे हो। तो जब इसने 2s जो कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को sp3 बोलना पसंद कर रहा है क्योंकि वो मिक्स हुआ p ऑर्बिटल की डिमांड पे, खुद तो मिक्स नहीं होना चाह रहा। जब अगर मैं आपको उल्टे सीधे मन से पढ़ाऊँ, ज़्यादा ना पढ़ाऊँ, सिर्फ सिलेबस ख़त्म करूँ तो मैं कई चीज़ें बाउंस करूँगा, कई सारी चीज़ें बाउंस करूँगा। ऐसे ही एस भी कई सारी चीज़ें बाउंस कर रहा। एस नहीं चाह रहा था कि ये सारे sp3 इस sp3 के जैसे हो, तो ये sp3 और ये sp3 के कैरेक्टर में डिफरेंस है और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर s कैरेक्टर 25% से ज़्यादा है और यहाँ पर s कैरेक्टर 25% से कम है और परसेंटेज एस कैरेक्टर घटने से बॉन्ड एंगल घट जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 160 डिग्री पहुंचा। अब ये चीज़ें तो रियल साइंस है, आपको ये कहाँ समझ आती, तो आप यही पढ़ो। मैंने खुद ही बोला कि इधर लोन पेयर का परसेंटेज, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज है
इसमें अगर S ग्रेटर देन 25% है तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। जब ऊपर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नीचे डिक्रीज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हुए भी 109 से 160 डिग्री पहुंचा अमोनिया में। नाउ इट इज क्लियर, आई थिंक आई एक्सप्लेन अलॉट। बोलो हाँ ना। अरे प्रभु लोग अभी भी समझ आया कि नहीं? आस्क द जेन्यून डाउट इफ इट इज स्टिल देयर। अब सवाल मैं ये पूछ रहा, सर अमोनिया के केस में जो 2s2 के इलेक्ट्रॉन हैं वो 2p से क्यों मिक्स्ड नहीं होना चाह रहे थे? 2s2 2p3, s में 2 डब्बे के इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऐसे, क्यों ये इससे मिक्स्ड नहीं? p तो डिमांड करा भैया तुम जुड़ जाओ वरना मैं 90 डिग्री से रह के बहुत ही अनस्टेबल बनूंगा। ठीक है, s ने थोड़ी बहुत इसकी मान ली, लेकिन सवाल ये है कि क्यों s ऑर्बिटल p से मिक्स्ड नहीं होना चाह रहा? सर लोन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का s कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाते? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, उसमें s कैरेक्टर से तुमको क्या तकलीफ है? s कैरेक्टर से तकलीफ क्या है? s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सिखाई है ना। और इवन मैंने तो ऐसे भी बोला 1s का कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के चांसेस सबसे ज़्यादा, और कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड एक ही होता है, डिफरेंट नहीं है। बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स ने ये लिखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 2s है तो तुमको क्या तकलीफ है? 2s भी तो बॉन्डिंग करेगा भाई। इसने तो एक एक हाइड्रोजन से लेके बॉन्ड किया है और इसने तो किसी से बॉन्ड नहीं बनाए, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा। तो आपका सवाल क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाता है? ये तो कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा कोई सवाल आपके माइंड में हो तो पूछिए। s ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाता है, चाहे वो 1s हो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, 2s है तो वीक बनाएगा, और बॉन्ड तो बनाता है, ओवरलैपिंग तो करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो करता है। चलो मेरे सवाल थे, आप ये पूछोगे सर 2s ऑर्बिटल को 2p से मिक्स्ड होने में क्या नुकसान है, क्या परेशानी है, ऐसा कुछ बोलो। पहली परेशानी, क्यों 2s 2p से मिक्स्ड नहीं हुआ? क्योंकि 2s का ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आगे जाके कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इसको बॉन्ड बनता, जैसे हम लोग जंप करे थे ना, इसमें मीथेन में जंप करा के यहाँ ला दिया और अब सभी ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड फॉर्मेशन होना मतलब एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब स्टेबिलिटी होना। तो अगर ये 2s बोलेगा भाई मैं तुमसे मिक्स्ड भी हो रहा हूँ तब भी तो मुझसे बॉन्ड नहीं बनवा रहे, और पहले भी बॉन्ड नहीं मैं बना रहा, तो मैं तुम्हारे साथ मिक्स्ड क्यों हो जाऊं, मुझे क्या ही फायदा है? इसका पहला नुकसान ये था, या 2s इसलिए अवॉइड कर रहा था p ऑर्बिटल से मिलने के लिए कि भाई या तो मुझसे मिलो तो मेरे बॉन्ड बनवाना। तो इसने बोला भाई मुझे इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे घर के बगल में टच हो जाऊं, तुम्हारे घर के बगल में घर बना लूं, ऐसी उम्मीद है मेरी। तो ये बोलेगा भाई मैं नहीं बनाने दूंगा, आप दूर रहो, जब मुझे कोई फ़ायदा है ही नहीं तो मैं क्यों आपसे जुड़ूं? या तो मेरा बॉन्ड बनवा दो, मेरी एनर्जी डिक्रीज हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो 2s का पहला नुकसान तो ये था कि p से जुड़ने से कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए उसने बोला भाई मुझे आपसे मिक्स नहीं करना है। बोलो हाँ ना। दूसरा नुकसान क्या था कि अगर ये 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर की साइड जाएगा, 2p की साइड जाएगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्टेबिलिटी घटेगी।
2s का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जंप होके 2p या उससे आगे की साइड जाएगा तो जो 2s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन था वो जैसे ही यहाँ से छोड़ के 2p की साइड जाएगा तो ये अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होना मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन की अनस्टेबिलिटी का बढ़ना। तो वो बोलेगा भाई मैं क्यों जंप करूं, मुझे क्या फ़ायदा है तुमसे जुड़ने में, या तो आप मेरे बॉन्ड बनवाओ तो मैं आपसे जुड़ूंगा वरना नहीं जुड़ूंगा। तो क्या कंडीशन थी कि 2s के ऑर्बिटल ने 2p के साथ मिक्सिंग करने से अवॉइड किया, मने किया? उसके दो रीज़न थे कि एक तो अगर वो जंप करके जाता तो वो अनपेयर्ड होता, और अनपेयर्ड होता तो एनर्जी बढ़ती, और एनर्जी बढ़ती तो वो अनस्टेबल होता, और स्टिल आपने उसका कोई बॉन्ड कहीं बनवाया नहीं। तो वो बोल रहा मैं जहाँ पड़ा हूँ वहीं स्टेबल हूँ, मुझे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके साथ मिक्सिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपकी मिक्सिंग को अवॉइड करता हूँ। तब ये जाके भीख मांगते हुए पहुंचा कि नहीं मैं 2p ऑर्बिटल बर्बाद हो जाऊंगा, मैं एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं, आप मेरे से जुड़ जाइए ताकि मैं 90 डिग्री का एंगल से बढ़ के एक ग्रेटर देन 90 डिग्री पहुंच जाऊं, जो कि 107 डिग्री अमोनिया में होता है। बोलो प्रभु, लोग ये कहानी कुछ समझ आ रही? ये तो आवाज आ रही क्या? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो। समझ आया कि नहीं आया? अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी कहानी सुन जरूर लेना। मैं नहीं बोल रहा जैसे मुझे लाइन टू लाइन रटा हुआ है या मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करें। आप काफ़ी जूनियर बच्चे हैं, अभी आप किड्स हैं, बच्चे ही हैं, तो इतनी चीज़ें आपको तो तब ज़रूरत है जब आप टीचर बने। हज़ारों टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो आपको तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सवाल उठने चाहिए ताकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस करें तो इसके बाद फंसेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इट्स ऑल राइट, बोलो हाँ ना। चलिए, सो इसके बाद अगला हम लोग सवाल खड़ा करेंगे PH3। जब ऐसी कहानी उठी, मीथेन देखा, अमोनिया देखा, तो अगला हम लोग PH3 में आ गए, और वहाँ पे एक नए साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिनको ड्रैगोस बोला जाता है, और तुम डायरेक्ट ड्रैगोस के नाम से रट्टा मार जाते हो कि ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। और अभी तक तो आप चिल्ला रहे थे कि सर मॉलिक्यूल्स स्टेबल ही तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, ताकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, पी कैरेक्टर को एस मिल गया, और पी को एस मिला मतलब वो एस पी बन गया, और उसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बढ़ के 99, 100, 110 और जो भी बढ़े। अब इस बार आप PH3 में क्या नई कहानी सुना दोगे? अभी तक तो आप ये चिल्ला रहे थे हाइब्रिडाइजेशन का कॉज यही है कि मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाए। तो इस बार ज़रा देखिए, फॉस्फीन, PH3 इज फॉस्फीन, सब लोग समझते हो कि नहीं? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15वें ग्रुप का है। 2 2 4 6 10 2 12 3 15।
बोलो हाँ ना। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो 3s2 3p3 और 3d अवेलेबल है, क्योंकि थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से d चालू हो जाता है। ये ग्राउंड स्टेट है, बोलो हाँ ना। अब मैं यहाँ क्या नई कहानी रचने वाला हूँ और इससे बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सिंगल शब्द आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। जो आपको जो कन्फ्यूज़न थे ना कि बनेगा क्या नहीं बनेगा, SH4 नहीं बनता, SF4 बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या सभी को? मुझे बताएं, पुरानी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं एक्साइटेशन थ्योरी। सभी को क्लियर हुए? अब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी? ओके। इसी तरीके से आज के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत नहीं रहेगी। इधर सुनो, यहाँ पे PH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ना तो ये s ऑर्बिटल p के साथ मिक्स होना चाह रहा और ना ही p ऑर्बिटल s के साथ मिक्स होना चाह रहा। इसका मतलब नो मिक्सिंग। अगर मिक्सिंग ही नहीं हो रहा मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन, और नो हाइब्रिडाइजेशन मतलब ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। ऐसे तो कुछ शॉर्ट में रटे हो ना आप लोग, इसी को मैं कोरिलेट कराता हूँ। सवाल ये है, आप ये खड़ा करोगे सवाल कि सर 3s का इलेक्ट्रॉन क्यों जंप होके 3d में नहीं जा रहा? तो मैंने बोला था कि सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस, तो सेंट्रल एटम तो माइनस बन गया, और माइनस बना तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में नहीं जाएगा। ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई? बोलो हाँ ना, पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये। अब सवाल ये है, तो 3s ऑर्बिटल ना तो 3p के साथ मिक्स हो रहा। चलो ये तो आप बोल दोगे कि सर 3p में तीनों डब्बे एक एक अनपेयर्ड रख रहे हैं तो इसको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए नहीं होगा। इस बार मैंने ये भी बोल दिया कि p ऑर्बिटल को s के साथ भी मिक्स्ड होने की ज़रूरत नहीं है। s ऑर्बिटल मिक्स्ड नहीं होना चाह रहा p ऑर्बिटल से, चलो ये तो मान लिया, लेकिन p ऑर्बिटल भी मिक्स्ड नहीं होना चाह रहा s ऑर्बिटल से। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या इस बार 90 डिग्री नहीं आएगा? px py pz तो फिर से 90 डिग्री पर होंगे, मतलब स्टेरिक रिपल्सन करेगा। तो इस बार आप स्टेरिक रिपल्सन कैसे अवॉइड कराओगे? कैसे स्टेरिक रिपल्सन को अवॉइड करा दोगे? बोलो हाँ ना, इतना समझ आया? मीथेन और कार्बन के केस में sp से भी जुड़ना चाहता है और ps से भी डिमांड रखता है। नाइट्रोजन के केस में sp से नहीं जुड़ता लेकिन ps से जुड़ना चाहता। फॉस्फीन के केस में ना तो sp से जुड़ना चाह रहा और ना ही ps से जुड़ना चाह रहा। तो मिक्सिंग नहीं हुआ मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ मतलब ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। तो आप तो सवाल ये खड़ा करोगे कि सर 90 डिग्री पे तो रिपल्सन मारेगा, और रिपल्सन होना मतलब पूरा मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होना। मिक्सिंग क्यों नहीं हो रहा? अथंग जी वही तो पढ़ा रहे। मिक्सिंग होने के लिए p के पास तो कोई डब्बा खाली नहीं है, और 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा नहीं, क्योंकि साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, ना sp से जुड़ना चाह रहा और ना ही ps से जुड़ना चाह रहा। आप लोग जरूर 2 बार रिकॉर्डेड सुने, अभी एक लाइव और एक रिकॉर्डेड, और जितने वर्ड बोले जा रहे हैं उन्हें लिखें, सो दैट कि आपके पास नवंबर ऑनवर्ड ये सुनने की टाइम नहीं रहेगा। ये यूट्यूब पे तो अवेलेबल है लेकिन आपके पास टाइम नहीं, और अभी टाइम है, इसलिए वो स्टेटमेंट साथ में नोट्स के साथ लिखें ताकि आप हिंदी अंग्रेजी में पढ़ के उसका मीनिंग समझ पाएँ। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों हुआ?
मिक्सिंग क्यों नहीं हुआ? मिक्सिंग नहीं हुआ तो आप 90 डिग्री का रिपल्सन कैसे दूर करोगे, मुझे तो ये बताओ। आपका तो सवाल यही उठ रहा होगा ना। 90 डिग्री मतलब ये सीधे सामने से आके जुड़ रहे होंगे, और सामने से जुड़ रहे हैं मतलब रिपल्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल ये है, क्योंकि फॉस्फोरस की साइज बड़ी है, या मैं ये बोलूं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो या इससे बड़ा साइज का एलिमेंट, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, अगर साइड एटम ओनली हाइड्रोजन एटम से जुड़ता है तो वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे ही जुड़ जाएगा, और उस टाइम पर कोई रिपल्सन नहीं होगा। सवाल सुनो जरा, फॉस्फोरस की इतनी बड़ी साइज है, तो अगर ये px, py और pz एक्सिस हैं भी, तो भी जोड़ना तो केवल हाइड्रोजन है, क्योंकि ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स ने तो यही बोला था सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो और साइड एटम सेंट्रल एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, केवल हाइड्रोजन हो। ड्रैगोस को हम लोग अलग के लिखेंगे, बस अभी समझ लो। तो यहां ये 90 डिग्री पर भी रिपल्सन नहीं है। जब रिपल्सन नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है कि ये मिक्स करें? विदाउट हाइब्रिडाइजेशन भी स्टेरिकली रिपल्सन लग ही नहीं रहा, तो आपको क्या परेशानी है कि वो मिक्स्ड करें? ये तो अगर रिपल्सन लगाता तो ये मॉलिक्यूल हाथ पैर जोड़ते हुए पी ऑर्बिटल एस के पास जाता कि भैया थोड़ा बहुत एस कैरेक्टर दे दो, 25% मत दो, 15% दे दो, ताकि मेरा बॉन्ड एंगल 90 से बढ़ के 100 डिग्री पहुंच जाए और मैं पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाऊं। लेकिन अभी अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट फॉस्फोरस हो, सल्फर हो, या कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो, तो उनके साइड एटम एज ए हाइड्रोजन होते हुए स्टेरिक रिपल्सन लगा ही नहीं रहा। विदाउट स्टेरिक रिपल्सन भी वो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन भी वो स्टेबल है। तो फिर आपको परेशानी क्या है? जब वो वैसे ही स्टेरिकली स्टेबल हैं, मैं हाइड्रोजन ही लिख देता हूँ, तो फिर ये आराम से स्टेबल हैं, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नाइट्रोजन छोटी साइज है, अगर सामने 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 90 डिग्री पर हाइड्रोजन आ जाते हैं तो वो रिपल्सन कॉज करेगा। अब आप इधर सवाल खड़ा ये करोगे, सर हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी जुड़ा हो, तो मैं बोल रहा फिर मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट लोगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है क्लोरीन की, वो कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, 3s2 के इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चले जाएंगे, और जैसे ही करेंगे जंप करना मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आएगा और वो हाइब्रिडाइज करेगा। बोलो हाँ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा भैया लोग? यहाँ रिपल्सन था, इसलिए हमने इसको हाइब्रिडाइज करा के s का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को यूज़ करके ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पर ले गए। लेकिन थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वहाँ पहले से ही इतना ज़्यादा गैप है कि स्टेरिक रिपल्सन जैसी चीज़ें नहीं ऑब्जर्व हो रही, तो फिर हम क्यों फिजूल में हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में इतना हाथ पैर जोड़ें? या पी ऑर्बिटल क्यों एस के हाथ जोड़ेगा जब वो 90 डिग्री पर ही हाइड्रोजन के साथ स्टेबल है? अगर ये अनस्टेबल होगा तो वो ज़रूर हाथ पैर जोड़ने जाएगा कि एस अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो
ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे में S कैरेक्टर आ जाए और मेरा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बढ़ के 100, 102, 104 हो जाए। बोलो हाँ कि ना। समथिंग समथिंग इज एंटरिंग इन द खोपड़े। भैया लोग कुछ कुछ समझ आ रहा है? रियलिटी में बोले, ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो तो हाँ, रियलिटी में समझ आ रहा कि नहीं? ओके चलिए। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं उन्हें ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो अगला ही टॉपिक ड्रैगोज है, जिसमें सारी कंडीशन आपको बताई जाएंगी कि ड्रैगोज में सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ऊपर का होना चाहिए, साइड एटम सेंट्रल एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तब ही ड्रैगोज पॉसिबल है, और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आगे डिस्कस करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सुनो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं मतलब अभी तक जो पढ़ा है उसको समराइज करता हूँ। मीथेन के केस में s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से मिक्स होना चाह रहा था और p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से मिक्स होना चाह रहा था। इसकी तरह गोलू गोलू हो जाऊं, गोल हो जाऊं, ताकि अपनी एनर्जी डिक्रीज कर दूं, कुछ एनर्जी s ऑर्बिटल को दे दूं, एनर्जी कम होके स्टेबल हो जाऊं। s p से इसलिए मिक्स होना चाह रहा था कि खुद में डायरेक्शनल कैरेक्टर आ जाए। अमोनिया के केस में s ऑर्बिटल p के साथ मिक्स्ड नहीं होना चाह रहा था क्योंकि खुद ऑलरेडी 2s2 स्टेबल था, लेकिन p ऑर्बिटल s के हाथ जोड़ते हुए पहुंचा कि आप थोड़ा सा s कैरेक्टर दे दो, थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाओ, ताकि मैं 90 डिग्री के एंगल को अवॉइड कर पाऊँ, स्टेरिकली जो अनस्टेबल हूँ वो स्टेबल कर पाऊँ। फॉस्फीन वाले केस में ना तो S P से जुड़ना चाह रहा था और ना ही P S से जुड़ना चाह रहा था। ऐसे मॉलिक्यूल्स को ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। बोलो हाँ कि ना। गेटिंग मी और नॉट? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, तीनों चीज़ें मैंने एक जगह एक्सप्लेन की, तीनों की मिक्सिंग किया। मिक्सिंग कोई हाइब्रिडाइजेशन कहते, कैसे कैसे मिक्स्ड हुआ, क्यों मिक्स्ड हुआ, क्यों नहीं होगा, मिक्सिंग से कैसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ी, मिक्सिंग से ऑक्टेट कंप्लीट होना इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा मैंने कहीं बोला ही नहीं पूरा पढ़ाते हुए कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। चलो बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अगला जो हमारा एग्जाम्पल है PF3। बोर्ड वाले पूछते हैं PF3 मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन करता है और PH3 मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, रीज़न बताइए। 2 मार्क्स में लिखने को पूछता है। तो इतना तो आप रट लोगे क्योंकि आपका बैकअप जो मैंने बताया वो तो आपको नहीं पता था। यस, करेक्ट आंसर, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, मिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आप अगर इस चीज़ को रियली समझ चुके हैं तो अब ये रटना नहीं पड़ेगा। NCERT में पीछे ये सवाल दिया है और बोर्ड CBSE हर साल ये सवाल पूछता है। तो आपको एग्ज़ाम, हाँ, टीचर्स या फिर क्या करते स्कूल वाले इतने ही रटवा देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप जब भी आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो आप बोलोगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन खुद को ही नहीं पता कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होके क्या काम कर देगा और जो हाइड्रोजन नहीं कर पा रहा। सुनो जरा, वैसे मैं फटाफट करूं और आपको ये चीज़ें पता ही हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर जब ये 3 फ्लोरीन से जुड़ेगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
बीच वाले पे 3 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज लेगा। इसका मतलब जो 3s2 3p3 है और जो 3d ऑर्बिटल है इसमें चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाएगा और 3s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके 3d में एक चला जाएगा। बोलो हाँ ना। लेकिन 3D में जाएगा और बाद में वापस आ जाएगा क्योंकि आप तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। इससे ये कहानी तो क्लियर हुई कि बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा और पॉजिटिव चार्ज आ रहा मतलब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा मतलब साइज रिड्यूस हो रही, साइज रिड्यूस हो रही मतलब ये एनर्जी गैप घट रहा, एनर्जी गैप घट रहा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो ये 3 फ्लोरीन से जुड़ जाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर सवाल तो आप ऐसे खड़े कर सकते थे कि सर आप तो चिल्लाते हो कि फ्लोरीन की ऑलमोस्ट साइज हाइड्रोजन के बराबर ही होती है, लेकिन आपने इनको मिक्स्ड कर दिया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये एनर्जी गैप घट गया और एक दूसरे से टच हो गया ना। तो सेंट्रल फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से साइज घट जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी तो फ्लोरीन का रिपल्सन चालू हो जाएगा। प्रभु देखो जरा, आप बोलोगे मिक्सिंग मिक्सिंग क्या करा रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये सब अलग अलग है। अगर ये साइज छोटी हो गई, ऐसा कैटायनिक केस है, अब ये 3 फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री पर रिपल्सन मारेगा और रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए हाथ पैर जोड़ना पी ऑर्बिटल चालू कर देगा कि भैया मेरे से जुड़ जाओ, मेरे में एस कैरेक्टर दे दो ताकि मैं एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन सकूं और एक एक जो अनपेयर्ड हैं वो तीनों फ्लोरीन से जुड़ जाएगा और ये हाइब्रिडाइज हुआ। बोलो हाँ कि ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉस्फोरस में 3 फ्लोरीन, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक जैसी अपीयरेंस, साइज छोटी लगी और साइज अगर छोटी लगी तो ये फ्लोरीन का 90 डिग्री पे रिपल्सन चालू हो जाएगा। फॉस्फीन में ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा फॉस्फीन पे नेगेटिव चार्ज था, कोई साइज घटी नहीं। अगर साइज घटी नहीं तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट चौड़े में घूम रहा है, उसके रिपल्सन के कोई चांस नहीं, 90 डिग्री पर भी स्टेबल। सो नो हाइब्रिडाइजेशन और pH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। 3 फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेंगे, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शल पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटाइन के जैसे लगेगा, सेंट्रल एटम की साइज छोटी होगी, छोटी साइज पर 3 जैसे पॉजिटिव आया ना और क्लोरीन, तो ये फॉस्फोरस खुद को ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा। मतलब फिर अगर फ्लोरीन 90 डिग्री पर जोड़ा तो रिपल्सन बढ़ेगा। यहाँ पर तो थर्ड पीरियड के जैसे ही है, कोई रिपल्सन नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं है और PF3 में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक 5 मिनट का ब्रेक लेके समराइज करिए। धीरे धीरे आप लोग स्किप कर रहे हैं, मतलब आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो कि एक ही घंटे पढ़ोगे। जितना पढ़ा है जरा एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक इज नो sp ऑर्बिटल मिक्सिंग, मतलब s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं हो रहे, मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखिए मैं हर एक स्टेटमेंट में भी आपको कई सारे सवाल खड़े करके देता हूं और वही रियल नॉलेज है, रेदर देन ये रटा देना कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो।
अगर हाइब्रिडाइज या मिक्सिंग बिटवीन s और p ऑर्बिटल नहीं हो रहा तो उसका रीज़न ये है, या पहला कंडीशन ये है कि सेंट्रल एटम का लार्ज साइज होना चाहिए। और वो कहाँ से चालू होता है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उससे बड़ा साइज का होना चाहिए। ये तो चल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो भी है लाइक फॉस्फोरस, वो अनकॉन्ट्रैक्टेड रहे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ना हो। अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो गया लाइक जैसे PF3 में अगर सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन करा देगा, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि PF3 हाइब्रिडाइजेशन करता है और PH3 नहीं। बोलो हाँ ना। बोलो समझ आया क्या यहाँ तक? एवरीबडी गॉट इट? So the first statement, are you clear? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो और उससे जो साइड एटम जुड़ा हो वो सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ताकि वो सेंट्रल एटम कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो खुद की साइज छोटी कर लेगा, और छोटी करेगा तो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन p ऑर्बिटल में अगर डायरेक्ट एटम ओवरलैपिंग के लिए आए तो वो एक्सिस के अलोंग आएंगे, 90 डिग्री रिपल्सन अनस्टेबल। सेकेंड स्टेटमेंट, साइड एटम बहुत स्मॉलेस्ट साइज का होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और मैं आपके सिलेबस से बोल दूं, केवल हाइड्रोजन एटम एज अ साइड एटम होगा तो ही वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, इसके अलावा कुछ भी लिखोगे वो कर जाएगा। आपके सिलेबस में इतना है हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट ये है ड्रैगोस का कि साइड एटम बहुत छोटी साइज का हो, तो हाइड्रोजन छोटी साइज का है और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सो दैट कॉन्ट्रैक्शन ना हो, और साइज इतनी छोटी है कि वो रिपल्सन भी कॉज ना करे 90 डिग्री पर। इसका मतलब विदाउट हाइब्रिडाइजेशन भी मॉलिक्यूल्स स्टेबल है, 90 डिग्री पर भी स्टेबल। थर्ड कंडीशन, सेंट्रल एटम पर एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। सेंट्रल एटम पर एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए तो ही वो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। वॉइस इज ऑडिबल? आवाज आ रही क्या? बोलो हाँ ना, कुछ समझ आ रहा है? समझ आया? सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड साइज का हो और वो अनकॉन्ट्रैक्टेड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए। इसका डायरेक्टली मतलब यही है कि साइड एटम सेंट्रल से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको हमने बोला पॉइंट 2 में सेकेंड पॉइंट कि साइड एटम बहुत छोटी साइज का हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और केवल 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 हाइड्रोजन एटम हो आपके सिलेबस में टिल जेई एडवांस। तीसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम पर एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए तो ही वो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, तो ही उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो ही वो मॉलिक्यूल्स में S और P मिक्स नहीं करेंगे। इतना समझ आया कि नहीं? बोल रहे आगे बोलते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन प्रेजेंट होगा
तो हाइब्रिडाइजेशन कर जाएगा, चाहे लोन पेयर ना हो तो करेगा ही करेगा। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी साइड एटम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड से छोटा हुआ तो भी हाइब्रिडाइजेशन कर जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन एब्सेंट होनी चाहिए। रूल 1, रूल 2, रूल 3 तीनों अगर एब्सेंट हैं तो ही वो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा, तो ही हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, मतलब नो हाइब्रिड। एक भी प्रेजेंट हुआ, तीनों नहीं, एनी वन इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल शोज हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा था उनका नाम ड्रैगोस था और इसे बोला गया ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स। समझे हो कि नहीं? बस आज की क्लास के लिए फिनिश करते हैं। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम तो सारे आयनिक बनाता है, देन बोरॉन, पी ब्लॉक में आ जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कोई बॉन्ड नहीं बनाता। बॉन्ड नहीं बनाता मतलब 2-3 बॉन्ड नहीं बनाता, एंगल नहीं दिखाएगा। अब मेरी बात सुनो, बोरॉन वाली फैमिली में कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन वाली फैमिली में कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब बोरॉन या 13th ग्रुप और 14th ग्रुप के कोई भी कंपाउंड में ऐसा नहीं है जो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स हों, मतलब ये सारे ही मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। कार्बन और बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नाइट्रोजन वाले में पहला कंपाउंड है अमोनिया, इसको छोड़ के ड्रैगोस पढ़ना होता है, कल डिस्कस करेंगे वहां था। फॉस्फीन इज ड्रैगोस, आर्सेन इज ड्रैगोस, एंटीमनी इज SbH3 और अगला इज BiH3। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ड्रैगोस चालू होते हैं, साइड एटम हाइड्रोजन होता है, सभी पर एक एक लोन पेयर है, इसका मतलब ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन में H2O वाटर, इसमें तो ड्रैगोस नहीं लगता लेकिन इसके नीचे H2S थर्ड पीरियड से चालू होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम सल्फाइड, टेल्यूरियम सल्फाइड या इसको ऐसे लिखो H2TE, ये सारे ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स हैं। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड से बड़ा है, सभी के पास दो दो लोन पेयर हैं, सारे ही हाइड्रोजन से जुड़े, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े। तो पीरियोडिक टेबल में ड्रैगोस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में ऑब्जर्व होता है, बोरॉन और कार्बन फैमिली में ऑब्जर्व नहीं होता है। बोलो हाँ ना। हेलोजन फैमिली में एंगल नहीं बनेगा भैया, लीनियर रहेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा नहीं, तो एक ही बॉन्ड बनेगा HiHBr तो वहां पर आप बोलोगे कि बॉन्ड एंगल बन ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, रिपल्सन हो ही नहीं रहा, एक ही एटम आ रहा है, इसका मतलब उसका ड्रैगोस से कोई लेना देना नहीं। बताया तो था बीच में। अच्छा, ये सवाल आपको ढूंढने को बोला था कि 2s में ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर 2s में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, जो कि इजीली बॉन्डिंग में नहीं जाता। तो अब आपने ढूंढा कुछ, फर्दर इस पे कल चर्चाएं करते हैं, आप इसको ढूंढ के मुझे बताइए। ऑनलाइन नहीं मिला, फिर से ढूंढिए। सर रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी? देखते हैं आधे एक घंटे में, उतना तो यूट्यूब पे टाइम ही लगता है, आधे घंटे में शायद मैं करता हूँ।
पी ब्लॉक तभी चालू होगा, मुझे ऐसा मिला है आपका टाइम टेबल, जो भी आपका एकलव्य सीरीज चल रही वो आप लोग खुद मैनेज करिए। मुझे नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करके देना है, जिसमें शायद मैं चाह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक पढ़ा दूँ, और बाकी जो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेट, उसके लिए बाद में चर्चाएं करते खुद कैसे करोगे। तो जहाँ तक मैं मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ वो करता हूँ, ताकि पी ब्लॉक ट्राई करूँगा कि ख़त्म हो जाए नवंबर में। अभी हमारे पास अक्टूबर करीब करीब 10 दिन है, 11 दिन, और नवंबर पूरा है। तो तब तक हम लोग इनऑर्गेनिक ख़त्म कर देंगे, और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, वो आप देखना कैसे करना है। चलो दैट्स ऑल।